हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग जो भी कंपटीशन बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्या सिलेबस होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक नाम देख सकते हैं, SL दोषी। ये एक मैं पहले ही बता दूं कि डिमांडिंग वीडियो है। ये डिमांड किया गया था मुझसे, मेरे एक साथी ने किया था कि मैम आप SL दोषी जी पे एक लेक्चर बना दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि SL दोषी जी के बारे में मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा खंगालने की कोशिश की, मुझे कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जितना मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि एटलीस्ट जितने कंटेंट अवेलेबल हैं एटलीस्ट उतना तो हम लोगों को शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि उतना भी अगर हम लोगों को पता है अगर इनके बारे में तो लगभग हमें बोल सकते हैं कि 70-80% इनके बारे में हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाएगा तो मेनली जो है, अगर ये पूछा जाए कि SL दोषी जी किस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं या फिर इनकी किताबें कौन कौन सी हैं या किस यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं, तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन होते हैं। या इन्होंने अगर कुछ कॉन्सेप्ट दिया है तो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगर देखा जाए तो इनके जो बुक्स इन्होंने लिखे हैं वो बुक्स ही लगभग उसी नाम से है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसमें कुछ डाउट नहीं है कि किताबें कुछ और नाम से है और इनको हम किसी और तरीके से समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज इस बात की हुई कि SL दोषी जी ने पुस्तकें बहुत सारी लिखी हैं। मेरे पास भी इनके जो हैं 3-4 किताबें हैं। और लेकिन मैं इनकी किताबों को जब मैं ओपन किया और देखी तो मैं इनके बारे में कुछ खास नहीं लिखा गया है। कुछ कहीं भी इनके बारे में ऑनलाइन हमको मटेरियल नहीं मिला है, कोई कंटेंट नहीं है। तो ठीक है, जितना है एटलीस्ट उतना हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SL दोषी जी, इनका टाइमलाइन जो है वो, इनका जन्म जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था। अर्थात अभी अगर ये बात करें तो 96 साल के हैं, 96 ईयर्स के हैं। और ये आप लोग SL दोषी जी का इमेज देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जस्ट हम लोग समझ लेते हैं। SL दोषी हैज़ टॉट सोशियोलॉजी एट द ML सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। इसे उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ाया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत से भी ये संबंधित रहे हैं। ही इज़ आल्सो अ विजिटिंग प्रोफेसर एट MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो रोहतक के MD यूनिवर्सिटी से भी इनका नाम जोड़ के देखा जाता है, ये यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर हैं। डॉक्टर दोषी हैज़ रिटेन co-authored and edited more than 2 dozens books including post-modern perspective on Indian society। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनका पर्सपेक्टिव भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर में इन्होंने क्या, जो किताबें हैं वो इन्हीं सब नाम से लिखा गया है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अर्थात आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाज शास्त्रीय सिद्धांत, ये आप बोल सकते हैं हिंदी में। अभी हम लोग पुस्तकें जब देखेंगे फ्रंट पेज कवर तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रूरल सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी है। तो ग्रामीण समाज शास्त्र इनके द्वारा लिखी गई है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन। तो ये कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, जिसमें मुझे लगता है कि जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी हुआ, ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी किताबें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक और आथर नज़र आते हैं, या ये बोलें थिंकर, या ये बोलें कि ये PC जैन इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी, राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो ये यहाँ पे राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं PC जैन जी। और मैक्सिमम किताबें जो देखने को मिलेंगी वो इन्हीं के साथ को आथर के रूप में इन्होंने लिखा है।
He has also authored many books and research paper. He is a seasoned anthropological field worker. तो ये पीसी जैन के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे मुझे एक इनका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मिला, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अमॉन्ग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, SL दोशी, यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर। तो यहाँ पे इन्होंने इनका ये जो है की टर्म आप लोग याद रखिएगा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात यदि आती है और वो भी राजस्थान के ट्राइब्स पे, इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका अर्थ सिंपल हम देखें तो राजनीतिक एकीकरण, ये राजनीतिक एकीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहिए तो समझ सकते हैं, मैंने चूँकि ये मुझे सेज पब्लिकेशन का मिल गया तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसको, ठीक है एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। द टर्म यूनिफिकेशन रिफर्स टू टू लेवल्स ऑफ एनालिसिस, नेमली रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी। तो किसी एक व्यक्ति का उसके अपनी सोसाइटी के साथ क्या संबंध है, इसको पहला लेवल शो करता है यूनिफिकेशन का, क्योंकि एकीकरण का मतलब ही है कि हम एक साथ रहते हैं, यूनिटी है हमारे अंदर। दूसरा है सोसाइटी एज अ होल एंड इट्स रिलेशन विथ द रीजन इन विच इट इज़ अराउंड। तो जहाँ पे व्यक्ति रहता है जो सोसाइटी में, वो किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है, वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है, मुस्लिम है या फिर सिख है या फिर ईसाई है, जिस धर्म से वो जुड़ा हुआ है तो उनमें भी आपस में यूनिटी देखने को मिलती है। द फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन और लैक ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी विथ ईच अदर कंप्राइजिंग देम एज अ होल। तो जो पहला लेवल है, हमें अगर यूनिफिकेशन की बात करें तो ये हमें सोसाइटी में किस प्रकार से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको शो करता है। द सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस एज्यूम्स दैट अ पर्टिकुलर सोसाइटी रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ एज वन यूनिट in the context of regional society and its share its basic value, or it is in the process of integrating itself with the larger society। चूँकि रिलीजन से जुड़ के होता है तो ये एक लार्जर सोसाइटी के रूप में हो जाता है। द ट्राइबल ऑफ राजस्थान लाइक एनी अदर ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन participating in पॉलिटिकल प्रोसेसेस सच एज इलेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो ट्राइब्स है, जो भी, अगर सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करते हैं बल्कि हम कहीं के भी इंडिया के किसी भी स्टेट की ट्राइब्स की बात करें तो जो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि हमें अगर इलेक्शन को देखें तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तभी से ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। दे हैव आल्सो बीन शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड हैव आल्सो बीन गेटिंग अदर अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज मेड अवेलेबल टू देम एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आप सबको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। At the outset, I would like to make a distinction between an individual belonging to a tribe and the tribe as an entity। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आखिर में ट्राइब और ट्राइब एक एंटिटी के रूप में, अपने खुद के एक जो ग्रुप वो बनाते हैं उनके रूप में, इन दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक इंडिविजुअल ट्राइब्स कैसा होता है जब वो एक अपनी पहचान के रूप में, एक ग्रुप के रूप में होते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। द फॉर्मर मे नॉट बी इंटीग्रेटेड विथ हिज सोसाइटी एज हिज अदर फेलो बींग्स आर, and the variations may be found also among the individuals in regard to various aspects of integration with the society. The society as a whole may provide an impression of integration
टू द आउटसाइडर्स। तो जो सोसाइटी होती है वो एक कहेंगे, जैसे कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई कुछ ग्रुप है, एक स्टेट के लोग जाके दूसरे स्टेट में अगर रहते हैं, तो वहाँ पे अगर सपोज मान लेते हैं कि बिहार है या उत्तर प्रदेश है या फिर एमपी है, तो वहाँ के लोग अगर साउथ के किसी स्टेट में या फिर राजस्थान पंजाब में जाते हैं, तो एक अपनी खुद की स्टेट से जो फीलिंग जोड़ के होती है, उनका अपना एक आउटसाइडर्स की तरह एक अपनी यूनिटी या इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। एंड इट मे ट्राई टू हैव वन एंटिटी डिस्पाइट इट्स इंटरनल बिकरिंग्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो अंदर में चाहे जितनी खटास देखने को मिले, कड़वाहट मिले रिश्तों में, लेकिन आउटर साइड से अगर हम देखेंगे तो उनमें एक यूनिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नीड नॉट आल्सो इम्प्लाई करस्पॉन्डिंग यूनिफिकेशन इन सोशल एंड कल्चर स्फेयर्स। तो इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल जो यूनिफिकेशन है नीड नॉट आल्सो इम्प्लाई करस्पॉन्डिंग यूनिफिकेशन इन सोशल एंड कल्चर स्फेयर। तो हम पॉलिटिकल जो यूनिफिकेशन है उसको हम इसकी तरह से नहीं देख सकते हैं सोशल एंड कल्चरल स्फेयर में। देयर इज अ हिएटस बिटवीन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड सोशल एंड कल्चरल यूनिफिकेशन। तो इन दोनों में हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन गोज अहेड ऑफ कल्चरल एंड सोशल यूनिफिकेशन। तो जो कल्चरल और सोशल यूनिफिकेशन या एकीकरण होता है, जो कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की बात करें, तो उससे काफ़ी आगे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोशल एंड कल्चरल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं वो जो सोशल और कल्चरल हैं उनसे बहुत ही अलग होते हैं। द फार्मर आर यूनिफॉर्म एट लीस्ट थियोरेटिकली एंड लीगली थ्रू आउट द कंट्री इन टर्म ऑफ एडल्ट suffrage elections processes of political participation, voting age and so on and forth। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल अगर हम बात करें यूनिफिकेशन की, तो इसमें बहुत सारे मैटर्स आते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेशन की बात आती है, या फिर उनकी एज क्या है, या फिर वोटिंग का एज क्या है, और किस तरीके से और भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो उन पे लागू होते हैं। एट द सोशल एंड कल्चरल लेवल सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टर्म ऑफ इथनिसिटी कमेंसैलिटी। तो जो अगर हम सोशल और कल्चरल लेवल पे देखें तो सोसाइटी जो होती है वो अपने आप में इथनिसिटी को लेके, अर्थात नहीं जातीयता को लेके, अपने अपने खुद के रेसेस हैं, कल्चर्स हैं, इन सब को लेके और आपस में ही बटी हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सोशोलॉजिकल बुलेटिन का है, ये वॉल्यूम 27 नंबर 2 से 27 नंबर 2 अक्टूबर सितंबर 1978। तो यहाँ पे एस.एल. दोशी के बारे में ये जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे अब हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें देख लेते हैं। तो मैक्सिमम किताबें ये मैंने जब इनकी बुक्स देखी तो ये एक चीज़ समझ में आया कि इन्होंने जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं या फिर इंडियन थिंकर्स हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उससे संबंधित इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे अगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लुई ड्यूमॉन्ट, यहाँ पे आप लोगों को आंद्रे बेतेई, फिर यहाँ पे आप लोगों को एम.एन. श्रीनिवास, दुबे, मुखर्जी, इस तरीके से हार्डीमैन, ए.आर. देसाई, अम्बेडकर, एस.सी. दुबे, घुरिये। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख सकते हैं कि बहुत सारे विचारकों को इन्होंने सिंपली समझाने की कोशिश की। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सोशियोलॉजी की जो बुक्स होती हैं वो उनमें अगर हम वेस्टर्न थिंकर्स की या इंग्लिश में रिटन जो बुक्स होती हैं तो उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एस.एल. दोशी जी ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि जो भी थिंकर्स रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को एक हमें हर स्टूडेंट्स को समझ में आए, इस तरीके से इन्होंने
किताबें लिखी हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक अर्थात मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, तो यहाँ भी अभी आप लोग ये बुक देख सकते हैं कि इन्होंने थिंकर्स के बारे में ही लिखा है। यहाँ पे इनकी एक बुक देखने को मिलती है आधुनिकता, उत्तराधुनिकता और एवं नौ समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, तो ये आप लोग इस बुक को याद रखिएगा। यहाँ पे एक और बुक है मुख्य समाजशास्त्रीय विचारक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसएल दोशी, पीसी जैन। तो यहाँ पे बहुत सारे विचारकों के बारे में इन्होंने लिखा है। ये बुक मेरे पास भी है, ये बुक भी मेरे पास है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्ल मार्क्स, अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, एमिल डुर्खीम, विल्फ्रेडो पेरेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, सोरोकेन, मुखर्जी, घुरिये, इन सब के बारे में इन्होंने एक और किताब एक अलग तरीके से कुछ और थिंकर्स को ऐड करके लिखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसएल दोशी और एमएस त्रिवेदी की बुक है एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 थिंकर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, मार्क्स, दुर्खीम और वेबर के बारे में, जो कि सोशल थिंकर्स के नाम से है। एसएल दोशी और पीसी जैन की बुक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे विचारक हैं, जिसमें कि सोरोकिन से लेके मर्टन तक सब लोग हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग ही देख सकते हैं, कॉम्ट से मर्टन तक प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक, एसएल दोशी और पीसी जैन की। एसएल दोशी की एक और बुक आती है, ये बुक है समकालीन मानवशास्त्र अर्थात कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बुक इसलिए मेंशन की हूँ कि इन्होंने सिर्फ मैक्स वेबर के ही बारे में नहीं लिखा है इस तरीके से, बल्कि एक इंडिविजुअल थिंकर्स के बारे में भी इन्होंने किताबें लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मैक्स वेबर का लिखा है, एसएल दोशी और पीसी जैन ने। तो वहीं पे अभी अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो इन्होंने एमिल डुर्खीम के बारे में लिखा है। ऐसे ही कार्ल मार्क्स के बारे में भी बुक इन्होंने लिखा है। तो इंडिविजुअल थिंकर्स, एक एक थिंकर्स के बारे में भी इन लोगों ने काफ़ी डिटेल में लिखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक एसएल दोशी और पीसी जैन। मैक्सिमम जहाँ आप लोग देखेंगे एसएल दोशी और पीसी जैन जो है वो एक ही साथ नज़र आएंगे। काफ़ी कुछ किताबें इन्होंने साथ में लिखी है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक और बुक, ये है रूरल सोशियोलॉजी। ये भी एसएल दोशी और पीसी जैन के द्वारा लिखी गई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे कुछ किताब के बारे में जो ब्रीफ एक डिस्कशन दिया गया है, ये लिखा गया है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि रूरल सोशियोलॉजी में इन्होंने एसएल दोशी जी ने जितने रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी की टर्म्स आएंगे या कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उन सारे के बारे में इन्होंने चर्चा की है। यहाँ तक कि जो पंचायती राज वगैरह है, इन सब के बारे में भी इन्होंने इस बुक में डिटेल में चर्चा की है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया था अबाउट द बुक के बारे में कुछ दिया गया था जो है, मैं एक बार इसको पढ़ के भी आप लोगों को सुना देती हूँ। जैसे कि आप लोग जस्ट समझ लीजिए कि आखिर में इस बुक में इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। इंडिया हैज़ आ यूफोरिया फॉर रूरल सोसाइटी। तो ये इंडिया में एक जो रूरल सोसाइटी है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सबके मन में रहता है कि इसको जानना है, इसको विकसित करना है। बहुत सारी हमारे मन में विचार आते हैं रूरल एरियाज़ को लेके। Our national leaders and great personalities such as Rabindranath Tagore, Gandhi ji and Premchand had a great fascination for villagers। तो जो विलेजर्स हैं इनके लिए इनका काफ़ी ज़्यादा एक कहेंगे रुझान रहा, झुकाव रहा। रूरल सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव स्पेंड डिकेड्स इन एक्यूमुलेटिंग डाटा अबाउट विलेज लाइफ। तो बहुत सारे हमारे देश में जो सोशियोलॉजिस्ट रहे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे, इवन जो फॉरेन से आए थे, बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स थे, उन लोगों ने भी जो ग्रामीण जो जीवन है उसको समझने का काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जैसे कि आप लोग अगर देख लें, मैक्स मूलर की बात करें या फिर और भी बहुत सारे थिंकर्स के नेम हैं। तो इन लोगों ने जो है यहाँ से जो डाटा है वो कलेक्ट करने का कोशिश किया था कि आखिर में किस तरीके से जो विलेज के लोग हैं वो अपनी लाइफ को जीते हैं।
Whatever may be our status, we are all concerned with the development of our villages. Let us believe in the items given by the गांधी जी। ये गांधी जी के द्वारा एक आइडम्स अर्थात जो एक कहावत है ये कही गई है, इफ़ आवर villages prosper we also prosper and if our villages go to ruin who can save us। तो इन्होंने कहा है कि यदि हमारा ग्रामीण जो है वो, अगर हमारे गांव जो है वो खुशहाल हैं तो हम सभी खुशहाल हैं, और यदि हमारी गांव जो हैं, गाँव को अगर बर्बाद कर दिया जाए तो फिर हमें कौन बचा सकता है। तो ये जो कथन है ये भी अपने आप में एक आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल गया। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। द विलेज सोसाइटी सो रिच एंड डाइवर्स इन इट्स कल्चर। तो हम सभी को पता है कि इसमें डाइवर्सिटी अर्थात विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इज अंडर गोइंग ट्रेमेंडियस इकोनॉमिक एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन ओइंग द मासिव डेवलपमेंट इफोर्ट्स। तो अभी जो हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और एक देखेंगे कि हम एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो गाँव पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इन आवर इथोसियंस to make our villages self-sufficient and link them with a wider society at regional and national levels। तो हम गाँव को जो है वो रीजनल और नेशनल लेवल पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड थोली द रूरल सोसाइटी। तो हमें इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर में रूरल सोसाइटी कैसी होती है, उसके क्या लक्षण है, या फिर उनको हमें अगर चेंज करना है, उनमें क्या चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रेजेंट वर्क कॉन्टेंट्स द जनरलाइजेशन ऑफ द एम्पेरिकल फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन and analysis given by sociologists. These conceptual abstractions would help students, trainees, agriculturalists, social workers, NGOs, planners and politicians develop an insight for the people। तो यहाँ पे जो इन्होंने बुक्स लिखा है इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए गए हैं जिससे कि हम एक ग्रामीण समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रूरल सोशियोलॉजी जो है वो SL दोषी और PC जैन जी की बुक है। यहाँ पे कुछ और भी बुक देखने को मिलती है, ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता एवं नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत नाम से बुक है। एक समाजशास्त्र नई दिशाएं करके SL दोषी और PC जैन जी ने लिखा है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी नाम से भी एक बुक इनके द्वारा लिखा गया है, संरचना और परिवर्तन, SL दोषी PC जैन। यहाँ पे आप लोगों को एक बुक दिख रहा है, यही मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग से SL दोषी जी को समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनकी बुक्स में ही इनके कॉन्सेप्ट नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ ट्राइबल यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो है ये राजस्थान में जो ट्राइब्स थे उस पे इनका एक अध्ययन था। यहाँ पे अगेन ये आप लोगों को बुक इंग्लिश में दिख रहा है, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। इसको अगर आप ब्लर है चूँकि, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में देख सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। सॉरी, मैंने इसको चूँकि ये बहुत ज़्यादा ब्लर है तो ये इसको मैंने अगेन किया था तो डिलीट करना भूल गई। इसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी हम लोग यहाँ पे दो बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन। तो ये बुक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ट्राइबल सोशियोलॉजी, तो जनजातीय समाज। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, ये एक फैक्ट मिल रहा है कि इन्होंने ट्राइबल पे काफ़ी कुछ काम किया है। SL दोषी जी ने काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो इन पे अगर ट्राइबल एथनिसिटी की बात करें या ट्राइबल सोशियोलॉजी की बात करें तो इस तरीके की बुक्स जो हैं, या फिर अगर हम पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करें तो वो भी चूँकि ट्राइब से ही जुड़ी हुई है। तो ये दोस्तों कुछ इनसे जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट फैक्ट थी SL दोषी की। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें शायद इससे कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि मुझे जितना हो सका पॉसिबल मेरे पास
मैंने जितना कंटेंट कलेक्ट करना चाहा, मैंने जितना सोर्सेज मैं देखी ऑनलाइन पे, जितना मुझे मिला तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उतना मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ इससे हेल्प भी होगा। और यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।